अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम उम्मीद करती हूँ हम सब खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 17 करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 है और ये आपके मिड टर्म के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी, कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ बताऊंगी जो आपके मिड टर्म में आने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग, तो हाउ एटम जॉइन विद ईच अदर। ठीक है, आगे इसमें केमिकल बॉन्डिंग की जो है वो डेफिनेशन करनी है। आइसोलेट एटम आर अनएबल्स एंड गेन स्टेबिलिटी दैट दे कंबाइन विद वन इन अदर। दिस कम्बिनेशन इज एक्सप्रेस बाय द टर्म ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, वो आपसे ये शॉर्ट एमसीक्यूज़ में भी पूछ सकता है और देन आपसे ये पूछ सकता है, क्वेश्चंस में भी पूछ सकता है। लिंकेज, द वर्ड बॉन्ड मीन लिंकेज, अटैचमेंट, कनेक्शंस। ठीक है, फिर आगे केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशंस आपको दी गई है। केमिकल बॉन्ड इज़ अ फोर्स विच होल्ड एटम टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड। जो केमिकल बॉन्ड है वो एक ऐसी फोर्स है जो होल्ड करके रखता है एटम को और मॉलिक्यूल्स को एक ही कंपाउंड में और कंपाउंड्स को एक जगह पे। फिर है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल्स जो है ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है आप कीजिए शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। ये जो है ये क्वेश्चंस आ सकता है और देन क्विजेज़ मैंने खुद पेड अटैम्प्ट किए हैं 2-3, उसमें भी ऑक्टेट रूल का पूछा गया है। तो ऑक्टेट रूल में जो होते हैं 8 शेल्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये फिर यहाँ से ख़राब हो गया है, चलें ये पहले सीधा करते हैं ना। सब शेल्स होते हैं इसमें। ठीक है, फिर यहाँ से हम इसे थोड़ा सा सही करते हैं। अब यहाँ से रेड कलर लेते हैं और ये यहाँ पे आपको मैं बता चुकी हूँ कि अगर 8 शेप्स सब शेल होंगे तो वो ऑक्टेट रूल कहलाएगा, इवन नहीं। ओके, आपने याद रखना है कि ऑक्टेट रूल में आपने एमसीक्यूज़ के लिए तैयार करना है। अब आगे चलते हैं हम कि आगे क्या है। आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसमें आपने आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन मस्ट करनी है और द कंसेप्ट ऑफ आयनिक बॉन्ड वाज सजेस्ट बाय डब्ल्यू कोसल इन 1960। तो ये आपके एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। एंड देन मैं आपको बता चुकी हूँ कि आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन मस्ट आपने करनी है एमसीक्यूज़ के लिए। फिर इसमें सोडियम की और क्या दूसरी एग्जांपल्स है, क्लोरीन एटम्स की एग्जांपल्स दी गई हैं, ये आपने करनी है। और आपने याद रखना है कि सोडियम हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। आउटर मोस्ट जो उसका होता है ना, उसमें वो एक वैलेंस शेल रखता है। कौन? NaCl, सोडियम। एंड देन आगे क्लोरीन जो होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ऑक्टेट रूल मैं आपको बता चुकी हूँ कि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन सब शेल्स होते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, उसमें हम आगे करते हैं जी एनर्जेटिक ऑफ आयनिक बॉन्ड। एनर्जेटिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड, वाई एन आयन बॉन्ड इज़ फॉर्म। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपसे मस्ट पूछा जाता है लॉन्ग में। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे पहले भी बताया कि ज़्यादा तो नहीं, 2 स्टूडेंट्स ने बताया कि उन्होंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज किया हुआ था। वैसे आगे पीछे कॉन्सेप्ट्स को करके दे देते हैं। आपसे एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं कि जो सोडियम एटम है वो एनर्जी कितनी, आयनाइजेशन एनर्जी उसे कितनी रिक्वायर्ड होती है। तो आपने याद रखना है कि 494 किलो जॉल मोल जो होती है वो उससे रिक्वायर्ड होती है एनर्जी। और जो क्लोरीन एटम है वो गेन एन इलेक्ट्रॉन। द एनर्जी एफिशिएंसी जो रिलीज्ड होती है क्लोरीन से वो 348 किलो जॉल होती है। ठीक है, आपने इसे वैसे जो एनर्जेटिक है ना ये वाला टॉपिक, ये आपने कर लेना है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए मस्ट है। मैं आपको बता रही हूँ, इसमें इक्वेशन भी आपने लाजमी करनी है। फिर आगे है लैटिक एनर्जी। लैटिक एनर्जी में आपने पहले तो इसकी डेफिनेशन करनी है। द लैटिक एनर्जी इज द एटम ऑफ एनर्जी इवॉल्व व्हेन 1 मोल्स ऑफ क्रिस्टलाइन आयन कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स गैसियस आयन। ठीक है, आपने इस कॉल्ड क्या होगा, लैटिक एनर्जी। तो ये आपने लैटिक एनर्जी में यही करना है और बस इसमें इस टॉपिक में यही इंपॉर्टेंट है। आप डेफिनेशंस कर लें और हो जाएगा। ठीक है, इसमें एमसीक्यूज़ नहीं आने वाला लेकिन फिर भी आप कर लें क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस में कभी कभी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ अ लैटिक एनर्जी एंड देन कभी कभी पूछ लेते हैं कि आप डिफाइन लैटिक एनर्जी। एंड आगे में ये वाला है जिसमें आयनिक कंपाउंड और सॉलिड्स हैं।
इसमें मैं आपको पहले बताया करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स जो है ना, ये टॉपिक मस्ट आपने करना है। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं कि हाउ मेनी करेक्टरिस्टिक्स इन आयनिक कंपाउंड या राइट नोट शॉर्ट नोट ऑन आयनिक कोवलेंट बॉन्ड, तो ये आपसे पूछ सकते हैं, तो ये आपने मस्ट करना है। फिर आगे कोवलेंट बॉन्ड आ जाता है, तो कोवलेंट बॉन्ड में सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशंस करनी है, और हो सकता है कि आपसे पूछ लें कि कोवलेंट बॉन्ड जो है वो का कॉन्सेप्ट जो है वो दिया किसने था, तो आपने याद रखने हैं G.N. लेविस ने दिया था 1960 में दिया था। और फिर इसकी डेफिनेशन आपने लिखनी है, कोवलेंट बॉन्ड इज़ द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स, ठीक है। फिर आपने आगे यहाँ पे कोई एग्जांपल एक जो है लिख लेनी है। फिर आगे वहाँ पे एमसीक्यूज आएगा कि कोवलेंट बॉन्ड इज़ अनडायरेक्शनली बॉन्ड, वाट मतलब आएगा कोवलेंट बॉन्ड इज़ डैश बॉन्ड, तो आपने लिखना है अनडायरेक्शनल बॉन्ड, ठीक है। फिर आगे आ जाता है टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड। ये तो अगर आप अच्छे वाले स्टूडेंट तो आपको पता होगा, हम 9-10 क्लास में भी पढ़ती हैं, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, कोवलेंट बॉन्ड में पता होता है। और इसमें जो है हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं, तो इसकी आप डेफिनेशन कर लें। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है, और इसकी 3 टाइप्स वैसे होती हैं। इसमें क्या होता है कि जो सिंगल होगा ना, द बॉन्ड दैट इज़ फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ 1 पेयर इलेक्ट्रॉन, और जो डबल होगा वो होगा द बॉन्ड दैट इज़ फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम इज कॉल्ड डबल कोवलेंट बॉन्ड। इसमें जो हाइड्रोजन्स और क्लोरीन का बताया गया, तो नीचे सब शेल जो है इसके वो बताया गया। यहाँ पे ऑक्सीजन का बताया गया, यहाँ पे एथीन हैज़ अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। एथीन का जो आपने ये आप एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं आपके। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है, यहाँ पे फर्स्ट में तो क्या था कि व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ अ 1 एंड द सेकंड इज 2 एंड द थर्ड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इज व्हेन द बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ अ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स, तो इस कार्ड क्या होगा, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो इसकी आपने एग्जांपल ले लेनी है N2 नाइट्रोजन एटम वाली। तो इस में आपने सब शेल देख लेने हैं कितने होते हैं। तो इट हैज़ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 नाइट्रोजन एटम ऑफ अ ट्रिपल बॉन्ड बाय शेयरिंग 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली इथीन हैज़ अ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। फिर है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ये तो मस्ट आपने करना है किसके लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि वहाँ पे आपसे ये छोटे छोटे पूछ लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन और साथ में उसकी एक एग्जांपल दें। तो आपने एक इक्वेशन कर लेनी है, और क्या है कि कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स इन विच बोथ ऑफ अ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर डन बाय वन ऑफ एटम इज नाउन एट कोऑर्डिनेशन कोवलेंट बॉन्ड। तो इसमें आपने H प्लस आयन हैज़ अ 1 इलेक्ट्रॉन जेट इट फॉर्म अ बॉन्ड, ठीक है। आगे एग्जांपल है ये आप देख लें। फिर आगे डोनर और एक्सेप्टर है, ठीक है। द एटम दैट डोनेट देयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड डोनर कहलाता है, और जो एक्सेप्ट करता है द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या होता है, एक्सेप्टर होता है। ये कॉमन सी बातें हैं, ये आपको एमसीक्यूज में दी जा सकती हैं। फिर आगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ऊपर हमने पढ़ा था करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, और इधर कोवलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। तो इसमें कोवलेंट कंपाउंड्स में आपने पहले उसकी थोड़ी सी डेफिनेशंस और थोड़ा सा उसका व्यू देना है। फिर बताना है कि नॉन इलेक्ट्रोलेट होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, और फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, शेयर ऑफ अ पेयर इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्ट बाय बोथ ऑफ अ बॉन्डिंग एटम, फॉर एग्जांपल HCl बोथ Cl अट्रैक्ट द बॉन्डिंग पेयर, ठीक है। द पावर ऑफ एन एटम्स ऑफ अट्रैक्ट बॉन्डिंग पेयर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपने इसकी डेफिनेशन करनी है। ये नीचे वाली भी कर लें, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स टू वर्ड इट नाउन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऊपर वाला कर लें तो ठीक है। अब फिर आगे हमने जो है फ्लोरीन पढ़ना है। तो इसकी एग्जांपल में ये आता है, फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, ठीक है। इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ 4। हाँ, यहाँ पे मस्ट आपसे एमसीक्यूज पूछ सकते हैं कि जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, तो आपने याद रखनी है 4 है। फिर आगे है पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड। ये सारी केमिस्ट्री वही है जो हमने 9-10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ी है, ठीक है। तो इसमें बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स हैविंग इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉन पोलर बॉन्ड, ठीक है। पोलर और नॉन पोलर में अपनी डिफरेंस लिखना है, और हो सकता है कि वो आपसे वैसे डेफिनेशंस में पूछ लें, एमसीक्यूज में पूछ लें आपको, तो वहाँ पे ना थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्ट अपना देना होता है ना, इतना मुश्किल पेपर नहीं होता। तो वहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए वो आपको कॉन्सेप्ट ये जानने के लिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, वहाँ पे छोटे छोटे जो डेफिनेशंस होती हैं, छोटी छोटी एब्रीविएशंस होती हैं, उनको वो एमसीक्यूज बना के आपके सामने रख देते हैं। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ठीक है। फिर आगे पोलर बॉन्ड की डेफिनेशन, द पोलर बॉन्ड इज अ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। फिर ये टॉपिक इतने ज़्यादा फिर आगे नहीं है। यहाँ से बॉन्ड लेंथ जो है ना, ये आपने करनी है। द डिस्टेंस बिटवीन, ये एमसीक्यूज के लिए, द न्यूक्लियस ऑफ अ 2 बॉन्ड एटम इज कॉल्ड डैश लिख सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो डिफरेंस है मॉलिक्यूल्स में
तो बॉन्डेड एटम्स में न्यूक्लियाई और टू बॉन्डेड एटम में वो क्या होता है, बॉन्ड मैस कहलाता है। फिर बॉन्ड लेंथ है। फिर बॉन्ड एनर्जी है। बॉन्ड एनर्जी इज एनर्जी इवॉल्व व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू एटम्स। इसकी दो दी गई हैं, तीन दी गई हैं यहाँ नहीं, दो डेफिनेशंस दी गई हैं, इनमें से कोई भी आप कर लें। द बॉन्ड एनर्जी इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, आई थिंक ये कर लें, अ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, ये ज़्यादा आसान है। फिर आगे है द बॉन्ड एनर्जी इज आल्सो नोन एज बॉन्ड डिस्टिलेशंस एनर्जी। ये आपके एमसीक्यूज़ में मस्ट पूछा जाता है। मैंने खुद भी ये क्विज़ेस दे चुकी हूँ, अपने पेपर भी दे चुकी हूँ। तो ये एमसीक्यूज़ जो है ये 4-5 स्टूडेंट्स ने बताया कि रिपीट हुआ है, तो आपने करना है। फिर है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। इसमें आपने क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू वीबीटी उसने जो डेफिनेशंस बताई है वो आपने करनी है। अच्छा, एब्रिविएशन याद रखनी है। वीबीटी क्या होता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूल ऑर्बिट थ्योरी को एमओटी कहते हैं, ठीक है, आपने याद रखना है। ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिट थ्योरी है ना, ये नहीं इतनी पूछी जाती, लेकिन ये क्वेश्चंस में नहीं पूछी जाती, लेकिन एमसीक्यूज़ में ये जो है ये बहुत बार पूछा जाता है। ये जो मैं आपको बताती हूँ यहाँ से, किधर था, सराउंडिंग ओनली वन न्यूक्लियाई विद द molecular orbit are polycentric and surrounding more than one nuclei। ये आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर आगे इसकी समरी आती है। वैसे आपने ये एब्रीविएशन याद रखनी है, वीबीटी की और एमओटी की, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिट थ्योरी। ये दो एब्रीविएशन हो सकता है आपको एमसीक्यूज में पूछ लें, तो फिर तो ये आपकी लक है, कितने आसान ईजी से वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। फिर आगे है डिफ्रेंसिएशन बिटवीन आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन पहले हम ऊपर एक एमसीक्यूज भी है जो देखेंगे। द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल्स ऑफ एटम आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता होना चाहिए कि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, वो पूछ सकते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल्स ऑफ एन एलिमेंट आर डैश। तो आपको पता होना चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है। फिर आगे हम करेंगे, ये देखें यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था ना ऑक्टेट रूल में, तो यहाँ से हम वैलेंस शेल्स आपको बताते हैं। ये जो है ना ये, ठीक है, आपने सही याद रखना है इस बात को। फिर आगे चलते हैं जी, डिफ्रेंसिएशंस बिटवीन आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड में जो डिफ्रेंसिएशंस हैं वो आपको यहाँ पे बताया गया है कि आयनिक कंपाउंड हैव आयनिक कंपाउंड वाइल कोवलेंट कंपाउंड हैव अ कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। तो ये आपने जिधर ऊपर किया हुआ था ना आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड वाला, उसमें ये अगर आपने वो सारा टॉपिक पढ़ा हुआ है जो मैंने आपको बताया है कि मस्ट है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, तो फिर ये जब 5 नंबर का आएगा ना, जिसमें आपको बताना होगा कि weak entire molecule forces, therefore they may be solid, liquid and gases, and ionic compound have a higher melting and boiling points। वो ऊपर ionic compound की melting और boiling point का पूरा पूरा एक पैराग्राफ दिया गया है, तो वो आपने लॉन्ग के लिए तैयार कर रहे हैं। जब आप वो लॉन्ग के लिए करेंगे तो आपको ये शॉर्ट जो 5-5 नंबर के या फिर क्विजेस में या एमसीक्यूज में आपसे पूछ लेते हैं, तो फिर आपके लिए वो बिल्कुल डिफ़िकल्टी नहीं होगी, कोई किसी किस्म की डिफ़िकल्टी नहीं होगी, क्योंकि आपने वो ऊपर मैंने आपको बताया है, देख लें, फिर वही आया है नीचे भी शॉर्ट क्वेश्चन, आपने मस्ट करना है वो। फिर आपको ये करके फिर एक्सप्लेन, अच्छा ये ऊपर हमने पहले, हाँ ये वही है ना, बताया इन सारा क्वेश्चंस। फिर है एक्सप्लेन बॉन्ड फॉर्मेशंस इन H2 एंड NaCl। मे भी ये आ सकता है, लेकिन आई थिंक इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट अबाउट लॉन्ग क्वेश्चंस। मे भी शॉर्ट में आ जाए, ये एमसीक्यूज़ में पूछ लें। एमसीक्यूज़ में ये पूरा एमसीक्यूज़ में बोल दिया है एक्सप्लेन बॉन्ड फॉर्मेशन H2 एंड NaCl, ये शॉर्ट में पूछा जा सकता है, लेकिन ये पहले जितने भी स्टूडेंट्स बता चुके हैं उनका नहीं आया ना, मैंने खुद ऐसा कोई दिया है, वो जो है ना इतने मुश्किल, ये मुश्किल नहीं है, लेकिन ऐसे सवाल अमूमन कम ही आते हैं। लेकिन आप इसे प्रिपेयर कर लें, ये आपकी लैक पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा क्वेश्चन आता है कौन सा नहीं आता, ठीक है। आपने ये छोटा सा क्वेश्चन है, वैसे नॉर्मली मैंने जो है ना खुद भी ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि जो हैंड आउट्स के एंड पे आपको क्वेश्चंस दिए गए होते हैं ना, तो उसमें से मस्ट आता है क्वेश्चंस, क्योंकि वो या फिर वो जो क्विजेज़ हमने दिए हुए होते हैं उनमें से रिपीट आता है जी। अगला हम लेक्चर करते हैं, लेक्चर नंबर 18 है केमिस्ट्री का, लेक्चर नंबर 18 है, और ये इसमें केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 है, केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में हमने पहले तो इसकी डेफिनेशन करनी है केमिकल रिएक्शंस की। तो ये केमिकल रिएक्शंस की आपने थोड़ी सी डेफिनेशन करनी है। केमिकल रिएक्शंस इज़ अ केमिकल चेंज इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस चेंज इनटू वन और मोर अदर सब्सटेंसेस। इन अदर वर्ड्स, a chemical reaction is a process, यहाँ से आपने डेफिनेशन करनी है। chemical reaction is a process in which one or no more bonds are broken and once more bond are formed, ठीक है। एग्जांपल कर लें। फिर केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस हैं, ये आपने कर लें, लेकिन जो ऊपर है ना केमिकल रिएक्शंस वो आपने करना है और उसकी एग्जांपल भी देखनी है। और केमिकल एंड फिजिकल जो चेंजेस हैं ये आपने देखने हैं।
कि जो बर्निंग ऑफ अ वुड है इज़ अ केमिकल चेंज, वाइल चेंज ऑफ अ वाटर इनटू आयंस इज़ अ फिजिकल चेंज। यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि वो पूछ सकते हैं कि बर्निंग ऑफ अ वुड इज़ डैश केमिकल चेंज, तो आपको पता होना चाहिए कि बर्निंग ऑफ अ वुड इज़ अ केमिकल चेंज, वाइल चेंज ऑफ अ वाटर इनटू आइस इज़ डैश, तो आपको पता होना चाहिए कि वो फिजिकल चेंज है। ठीक है, केमिकल चेंज इज़ जनरली परमानेंट चेंज वाइल फिजिकल चेंज इज़ नॉट ओनली टेम्परेरी चेंज एंड कैन बी रिवर्स्ड ईजीली। केमिकल चेंज जो होता है वो जनरली परमानेंट चेंज होता है, और जो फिजिकल चेंज होता है वो टेम्परेरी होता है, यानी कुछ टाइम की होता है, चेंज भी हो सकता है और रिवर्स भी कर सकते हैं डेली की बेस पे। तो ये आपने बात याद रखनी है। ठीक है, इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं, ये आपने करनी है। इसकी एग्जांपल भी कर लेनी है। इट इज़ अ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एथिक टू रिएक्ट विद द बेस एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये अगर आपको याद हो तो 9th क्लास में हमने किया था। फिर आगे है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। दिस इज़ आई लाइक इट टू मच बिकॉज ये हमने एक्सो और एंडो तो पढ़ पढ़ के ना यार पता नहीं दिमाग ख़राब हो गया, कितनी बार हमने ये कर लिया। अगर फिर भी नहीं आपको आता ना तो फिर मैं कुछ नहीं करती। द रिएक्शंस ड्यूरिंग विच द हीट इज़ इवॉल्व इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और जो होता है रिएक्शंस एंडोथर्मिक, उसमें क्या होता है कि हीट ऑब्जर्व्ड होती है एंडो में, और एक्सो में जो है वो इवॉल्व होती है। यहाँ से ही आपको समझ लग जाती है। एक्सो और एंडो का जो रिएक्शंस है ये एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। मुझे तो ये बिल्कुल टॉपिक मुश्किल नहीं लगता, बल्कि ये सारी केमिस्ट्री नहीं लगती, क्योंकि मैं इसका तो पेपर दे चुकी हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी इस वीडियो के बाद कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगेगी, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ अगर यही मस्ट आप कर लें तो आपको पेपर की टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। एडिशन रिएक्शंस है द रिएक्शंस इन विच टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू फ्रॉम अ सिंगल सब्सटेंसेस। फिर आगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है द रिएक्शंस इन विच वन सब्सटेंस इज रिप्लेस्ड बाय अनदर सब्सटेंस। फिर एलिमिनेशन रिएक्शन है द रिएक्शंस इन विच वन और मोर एटम आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स। ये तीनों डेफिनेशंस आपने करनी है एमसीक्यूज़ के लिए। फिर है जी ये इंपॉर्टेंट था, ये टॉपिक मैं सुबह भी देख रही थी, मैंने सोचा कि आपको बताऊंगी। ऑक्सीडेशन रिडक्शंस रिएक्शंस, ठीक है, ये आपने शॉर्ट के लिए करना है, और ये रिडक्शंस की डेफिनेशन वहाँ पे पूछते हैं। फिर रिड्यूसिंग एजेंट पूछते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछते हैं, तो ये आपने मस्ट करना है। ठीक है, मैनी रिएक्शंस इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, दिस रिएक्शंस इज नाउन एज ऑक्सीडेशन रिडक्शंस। फिर आगे रिडक्शंस क्या होती है, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वन एटम इज नाउन एज ऑक्सीडेशन वाइल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शंस। के लॉस ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑक्सीडेशन कहलाते हैं, एंड देन जो गेन करते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स एटम्स बाय एन एटम्स के ज़रिए, तो उसे हम रिडक्शंस कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस जो है ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं बता रही हूँ बार बार, आपने इस बात को याद रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें मिस्टेक कर देते हैं। द सब्सटेंसेस दैट अंडरगोज ऑक्सीडेशन इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी पूछते हैं। कम्बिनेशन रिएक्शंस है, फिर आगे ये आपने कर लेना है। ये एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। कम्बिनेशंस मीन बर्निंग एंड इट इज़ द रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस विद ऑक्सीजन इन विच कम्बिनेशन रिएक्शंस हीट इज़ प्रोड्यूस। ठीक है, CH2+O2, ये आपने रिएक्शन खुद कर लेना है। ठीक है, आगे न्यूट्रलाइज रिएक्शंस। न्यूट्रलाइजेशंस की जो डेफिनेशन है ये तो आपने एमसीक्यूज़ के लिए मस्ट करनी है। द रिएक्शंस बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस दैट फॉर्म्स ऑफ वाटर इज कॉल्ड, आपने न्यूट्रलाइजेशन याद रखना है। फिर है रेट ऑफ रिएक्शंस। तो रेट ऑफ रिएक्शंस में भी हमने ये वाला करना है जो मैंने हाईलाइटेड किया हुआ है, ये सारा आपने पढ़ना है। बेशक वीडियो को वहाँ पे स्किप करके पढ़ें या जैसे भी पढ़ें, रोक के पढ़ लें वीडियो को, क्योंकि आप जितनी लेंथी वीडियो बनाती हूँ फिर स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैं इतना, मतलब आप बात को ज़रा शॉर्ट फॉर्म में बता दिया करें, क्योंकि आपकी जो शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं वीडियोस आपकी बहुत अच्छी होती हैं। तो ठीक है, मैं आपकी शॉर्ट फॉर्म में वीडियो बना करूँगी, लेकिन इतनी सी यहाँ पे आपने में क्या वेरी स्लो रिएक्शंस है, मॉडरेट रिएक्शन है और वेरी फास्ट रिएक्शंस है। ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप पढ़ लें तो ये एमसीक्यूज़ के लिए है। लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बताई थी ना, कोऑर्डिनेशन रिएक्शंस, कोवलेंट बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सारी आपने मस्ट करनी है। यहाँ पे फास्ट रिएक्शन है, ये आप देख लें, ये तो छोटे बच्चों वाली डेफिनेशंस है, ये मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको कराने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज़ अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।